हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने इसको लाइक भी ज़रूर से करना है। तो ये हमारी आज की 13th वीडियो है, किसकी? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपने हमारा साथ बनाए रखना है। हम यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग स्ट्रैटेजीज? कि इसमें से ये पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग की यहाँ पर बात कही जा रही है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या फिर असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पहले ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आपको ये सही जवाब देना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? असेसमेंट इज यूज टू लेबल सुपीरियर एंड इन्फीरियर स्टूडेंट्स। तो क्या आपको लगता है कि आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निष्कृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है? कि जो भी आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं आपकी क्लास में, तो उनमें से इन्फीरियर और सुपीरियर का कहने का क्या मतलब है? कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार होंगे या फिर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, तो आप उनके लिए उनका जो लेबल होता है ना, वो लगाने के लिए आप ये इसका यूज़ करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2, असेसमेंट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग टू क्रिएट डिफरेंशिएट टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज। तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपकी असेसमेंट है वो क्यों की जाती है? कि आप जब भी जो आपकी टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, तो इसमें आपको पता लग सके कि आप जो पढ़ा भी रहे हैं, जो आपने स्ट्रैटेजी यूज़ की है टीचिंग की, वो बच्चों को समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो क्या ये है? या फिर जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, क्या लिखा हुआ है कि असेसमेंट इज यूज टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अचीवमेंट टू पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। तो आपको ये बताना है कि जो भी आपकी अभिभावकों की, शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है। मतलब ये कि जो भी ये असेसमेंट की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? कि जो भी आपके अचीवमेंट है बच्चों की, जो आप किसको बता सकें, जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ये उनको आप प्रोवाइड करवा सकें, उनको ये सबूत दिखा सकें। क्या ये इसके लिए प्रयोग की जाती है? या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि असेसमेंट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। की आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा होना चाहिए। तो आपको ये बताना है, एक बार फिर से आपने पढ़ना है। देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों सही है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पर की क्यों जाती है? क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि जो भी बच्चों की असेसमेंट यहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके दौरान ही ये जो असेसमेंट होती है वो की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चों का पेपर होता है, ठीक है ना, जैसे कि फॉर्मेटिव टेस्ट हो गया, तो वो क्या किया जाता है, वो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जब टीचर्स बच्चों को बुलाते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो यहाँ पर उनको साथ में ही बताते चलते हैं कि भाई आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, आपने इसको भी अच्छे ढंग से इस पर ध्यान देना है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? कि बच्चा अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके। इसी को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो वो साल के एंड में की जाती है, ठीक है ना, तो वो लास्ट में उनके एवेल्युएशन बाद में की जाती है। अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि असेसमेंट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग टू क्रिएट डिफरेंशिएटेड टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज। की इसमें यही बताया हुआ है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। और दोस्तों, आपने सेशन एंड होने के बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी कमेंट में हमें जरूर से बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, देयर आर अ फ्यू फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोवर्स इन अ मिडल स्कूल क्लास द टीचर शुड। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी हैं, वह शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? तो यहाँ पर आपने देखा कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं
ठीक है, वो मिडिल क्लास का स्कूल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो टीचर, यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप उस टाइम पर क्या करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में कॉल द पेरेंट्स एंड आस्क देम टू एनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन इफ़ दे विश देयर चिल्ड्रन टू स्टडी एट ऑल। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अभिभावकों को बुलाकर कहें कि यदि वे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करें, ट्यूशन लगवाएं। तो आपको लगता है कि आप टीचर को कहें, जो भी यहाँ पर पेरेंट्स होंगे उनको कहेंगे कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन लगवाइए, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो पेरेंट्स होंगे वो क्या कहेंगे, भाई आप क्या कर रहे हो, आप नहीं पढ़ा रहे क्या, तो आप के होते हुए हम ट्यूशन लगवाएं। तो आप क्या कैसे सकते हैं इस बात को। तो क्या ये होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2, गिव अ लॉन्ग लेक्चर टू द पेरेंट्स अबाउट हाउ दे वेस्टिंग देयर मनी ऑन देयर चिल्ड्रन, कि आप उनके माता पिता को ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों पर कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप रहने दीजिए इसको, कि अभिभावकों को बुलाकर एक लंबा भाषण दें कि वे किस प्रकार अपने इन बच्चों पर धन व्यर्थ कर रहे हैं। तो क्या आप ऐसा करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर 3, टॉक टू द चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड देम, मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू देयर लर्निंग। तो आप क्या करेंगे, टॉक करेंगे किनके साथ, बच्चों के साथ, बच्चों को समझने के लिए उनसे ही बात करें तथा कक्षा को उनके अधिगम के लिए प्रेरक बनाएं। तो आप बच्चों से ही बात करेंगे कि भाई बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या आप ऐसा करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर 4, टेल द चिल्ड्रन सेंसिटिवली दैट दे डू नॉट हैव अ कैपेबिलिटी टू स्टडी फर्दर एंड शुड नाउ हेल्प देयर पेरेंट्स एट वर्क। क्या आप बच्चों को कहेंगे, संवेदनशीलता से बच्चों को बताएं कि भाई आपके ना शिक्षा ग्रहण करने की अब क्षमता नहीं, आप पढ़ लिख नहीं सकते, अब आप क्या करिए, आप अपने पेरेंट्स की ना हेल्प करवाइए। तो क्या आप ऐसा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये भी गलत है, और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत है, थर्ड यहाँ पर सही है। थर्ड क्यों सही है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों की प्रॉब्लम है तो आप बच्चों से ही बात करेंगे ना, कि भाई हमें बताइए कि बात यहाँ पर चल क्या रही है, क्यों नहीं बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर कंडक्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए, कि आपको जो जो समस्याएं आ रही हैं हमें बताइए, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए चलते हैं आज के हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड शुड। कि डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड का क्या मतलब है, जो बच्चे यहाँ पर गरीब हो सकते हैं, कोई और भी उनको समस्याएं हो सकती हैं, तो वंचित पृष्ठभूमि से शिक्षार्थियों को आप कैसे डील करेंगे। अब ये पूछा जा रहा है, बी गिवन वोकेशनल एजुकेशन सो दे कैन परस्यू देयर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, कि उन्हें ना व्यावसायिक शिक्षा दे दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा में क्या होता है कि आपको कोई भी काम करने का जो ढंग होता है वो सिखाया जाता है, तो आप उनको वो सिखाएंगे, और बाद में उनके जो माता पिता होंगे उन्हीं का जो वो काम कर रहे हैं आप उनको कहेंगे कि आप यही काम करिए। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि बी प्लेस्ड इन रेगुलर स्कूल एंड एफर्ट शुड बी मेड टू अडेप्ट द करिकुलम एंड फैसिलिटेट लर्निंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। क्या आप क्या करेंगे, उन्हें नियमित विद्यालयों में ही डाला जाना चाहिए। नियमित विद्यालय कौन से होते हैं, रेगुलर, जहाँ पर आप आमतौर पर जो आपके स्कूल देखते हैं ना ये रेगुलर स्कूल ही होते हैं, तो आप उनके विद्यालयों में डालेंगे, और तथा सभी शिक्षार्थी होंगे उनको सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठ्यचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए, आप उसे ऐसा कहेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 3, नॉट बी गिवन एजुकेशन एट ऑल, कि भाई उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा देनी ही नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, बी मेड टू स्टडी इन डिफरेंट स्कूल सिंस देयर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज कैन नॉट मैच दोज ऑफ अदर स्टूडेंट्स, कि आप विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि उन्हें संज्ञानात्मक योग्यताओं अन्य शिक्षार्थियों से मेल नहीं खाता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप उनको काम करने के लिए थोड़ी कहेंगे कि आप काम करिए, आपने तो उनको पढ़ाना है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप उनको रेगुलर स्कूल में ही डालेंगे, और यहाँ पर उनका जो करिकुलम होगा उनको ऐसा बनाएंगे कि वो इस एनवायरनमेंट में क्या कर पाएँ, ढल पाएँ, और फैसिलिटेट लर्निंग, कि आप उनको पढ़ने लिखने की जो भी सुविधाएं हैं, उनको जो भी हेल्प की ज़रूरत है, आप उनको वो प्रोवाइड करवाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे कंटेक्स्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि आप सभी का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि आप उनको एजुकेशन देंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप जो भी आप उनकी कोग्निटिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, बी मेड स्टडी इन डिफरेंट स्कूल्स, की आप उनको अलग अलग स्कूलों में डाल देंगे। तो ये भी बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है कि यहाँ पर अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, या फिर डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, अफीजिया हो गया,
यहाँ पर बहुत सारे आप बच्चे देखते हैं जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपने देखा कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो चाइल्ड होते हैं, आप इनको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इनके बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीड टू बी पुट इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन एंड नॉट इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स, कि आप अलग संस्थान में डाला जाए, ना कि मुख्य धारा के विद्यालय में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इनको अलग से इंस्टीट्यूशन में, अलग से विद्यालयों में आप इनको एडमिशन करवाएंगे। तो आपको लगता है, तो आप अगर हमारे प्रीवियस जो भी सेशन है उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भली भांति पता होगा कि हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है कि एक स्पेशल स्कूल थे, एक इंक्लूसिव स्कूल थे। तो स्पेशल स्कूल के बाद जो बने थे वो थे इंक्लूसिव स्कूल। स्पेशल स्कूल में जैसे कि सिर्फ जो स्पेशल बच्चे हैं उनको ही यहाँ पर पढ़ाया जाता था, बट हमने बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन का फॉर्मूला अपनाया था कि हमने ना यहाँ पर सभी बच्चों को यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर जो बच्चे डिसएडवांटेजेस, मतलब कि उनको कोई समस्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, हम उनको यहाँ पर क्या करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे, जिनसे उनको क्या होगा कि वो बच्चे पढ़ लिख पाएंगे अच्छे ढंग से उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, तो यहाँ पर तो पहले ही इन्होंने सेपरेट करने की बात कह दी, तो ये आप बताना है कि ये सही हुआ कि गलत। या फिर जो ऑप्शन नंबर 2 है, हैज़ अ राइट टू स्टडी इन अ रेगुलर स्कूल वेयर दे आर स्पेशल प्रोविजन फॉर हिम, कि यहाँ पर क्या होगा कि नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो एक तारे ज़मीन पर एक मूवी है, तो यहाँ पर एक ना आमिर खान जो होते हैं एक आर्ट टीचर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पर उनके स्कूल होता है, ठीक है ना, उस स्कूल में जब आमिर खान जाते हैं और कहते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं कि यहाँ पर ना यहाँ पर एक बच्चा है जिसको क्या है, डिसलेक्सिया नाम की एक कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो वो कहते हैं कि ये तो और अच्छा हुआ, अभी हमें उस बच्चे को निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, आमिर खान ने कहा कि नहीं नहीं, आप उनको निकाल नहीं सकते, हमारे ना संविधान में ये लिखा हुआ है कि भाई सभी बच्चे को पढ़ने का यहाँ पर अधिकार है, रेगुलर स्कूल में यहाँ पर जाने का अधिकार है। तो वो यही बात तो सेम लिखी हुई है ऑप्शन नंबर 2 में भी। ठीक है ना, कि अगर आपको कोई मना करता है कि आपको रेगुलर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, चाहे आप में कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, कोई भी स्कूल आपको ये मना नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर पढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 का देखते हैं कि शुड बी गिवन वोकेशनल एजुकेशन, कि आपको वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, बट शुड नॉट बी टॉट साइंस एंड राइटिंग स्किल, को आपको साइंस और जो राइटिंग स्किल्स है वो नहीं सिखाई जाएगी। कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तथा उसे विज्ञान तथा लेखन कौशल ना सिखाया जाए। तो क्या ये होगा, या फिर नीड टू बी डील्ड विद सेवरली एंड पनिश हार्शली फॉर हिज मिस्टेक्स, कि आप उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, कि उसकी जो भी गलतियां की है उसके लिए बुरा तथा कठोर दंड का आप क्या करेंगे, उसकी आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप उसको जो भी रेगुलर स्कूल हैं आप उनमें उसका एडमिशन करवाएंगे, और यहाँ पर जो भी उनको स्पेशल प्रोविज़न है उसके लिए आप उसको वो प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे गलत, और आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 5th क्वेश्चन पर। ये क्या है, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन। अब ये कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की यहाँ पर बात कही जा रही है, कि यहाँ पर अब बात कर रही है नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन टू एनेबल दैम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि उनकी पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रखते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2 आर वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, कि हमें बहुत ही यहाँ पर समस्याएं आती हैं उनको डील करते टाइम, और टीचर को क्या करना चाहिए, शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दैम, कि उनके साथ बहुत ही सख्त होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये व्यवहार करने में बहुत ही दुस्साध्य होते हैं, और यहाँ पर शिक्षक को उनके साथ बहुत ही कठोर रहना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 3 आर दो चिल्ड्रन who are excellent in each area of development, cognitive, social and emotional and physical, कि विकास के सभी क्षेत्र जैसे कि संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदनात्मक, शारीरिक में वो प्रतिभाशाली होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि हैव अ हायर IQ, ठीक है ना, कि उनको क्या करना चाहिए कि हैव, उनका जो IQ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो बेटर सोशल स्किल दैन देयर पीर्स, कि उन्हें उच्च बुद्धि लभ्यांत वाले जो होते हैं अपने समवयस्कों की तुलना में उनसे श्रेष्ठ सामाजिक कौशल होते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे कि सबसे पहले गलत आंसर कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे अगर हम इसकी बात करें, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट है उनको डील करना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर दो चिल्ड्रन हु आर एक्सलेंट इन ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको लगता है कि जो भी यहाँ पर क्रिएटिव और चिल्ड्रन होते हैं तो वो सभी फील्ड में ही अच्छे होंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर
4 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर उनका जो IQ होता है वो बहुत ही हायर होता है, ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका IQ हायर ही होगा, तो ये सारी बेतुकी बातें हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 भी गलत है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, सॉरी फर्स्ट की, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टैलेंटेड और क्रिएटिव जो हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो टैलेंटेड और क्रिएटिव बच्चे होते हैं, इनकी यहाँ पर ये बात होती है कि इनको एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। आपने इनका ध्यान रखना होता है कि ताकि तभी तो ये जो इनकी कैपेबिलिटीज़ है इनको पहचाना जा सके, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जा सके और इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं, ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। इन अ प्रोग्रेसिव सेटअप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब ये भी थोड़ा सा सेम क्वेश्चन ही है कि एक प्रगतिशील व्यवस्था में शिक्षक आवश्यकताओं वाले बच्चों को, आपको ये बताना है कि यहाँ पर विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, आर अलाउड टू ज्वाइन दैम ओनली एट अ मील टाइम, कि आपने ना उन सभी को अलग कर देना है, मतलब कि पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के टाइम पर आप उनको मिलने दे सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 2, आर गिवन ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग, कि आप उनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण ही उनको दिया जा सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि आर अलाउड टू मिंगल विद अदर चिल्ड्रन आर कंडीशन दैट दे बिहेव देमसेल्व्स। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उन्हें एक शर्त पर दूसरे से मिलने या फिर बच्चों को घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वे सभ्य व्यवहार संतुलित रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आर टॉट अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन, कि उनको और बच्चों के साथ आप पढ़ाएंगे। मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर देयर नीड्स, कि उनको आप बाकी बच्चों के साथ पढ़ाएंगे और उनको जो भी ज़रूरत की सामान है, या फिर जैसे कि विजुअली चैलेंज जो बच्चे होते हैं जिनको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता, आप उनको ब्रेल लिपि प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल आप उनके साथ ऐसा ही करेंगे। उनको ये जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ ये बात बिल्कुल सही भी है। क्यों सही होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑन बच्चों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये तो राइट भी है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन में हम यही तो फॉलो करते हैं कि जो भी आप बच्चे को, आपके क्लास में जैसे भी बच्चे हों, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके जो भी केयर करिए, उनकी ध्यान रखिए, ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 7th क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लर्नर सेंटर टीचिंग मीन्स दैट, कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लर्नर आर कंसीडर्ड पासिव, कि जो आपके लर्नर हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय यहाँ पर माने जाते हैं और शिक्षक के पास सही ज्ञान नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षक है उसके पास ज्ञान नहीं है। या फिर लर्नर आर स्लो इन लर्निंग, जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं और टीचर क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं सिलेबस कंप्लीट करने पर। या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि जो लर्नर्स आर गिवन एंड अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड टीचर इन अ गाइड इन द लर्निंग प्रोसेस, के जो शिक्षार्थी को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक सिखाने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन करता है। तो आपको ये बताना है क्या ये सही है। या फिर लर्नर्स नो लिटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स टू देम, कि शिक्षार्थी कुछ नहीं जानते हैं और यहाँ पर शिक्षण का अर्थ है कि तथ्यों को उनके पास पहुँचाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 होगा वो गलत होगा, ठीक है ना, सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी लर्नर है वो पासिव है, टीचर है वो क्या है, उसको सही ज्ञान नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो टीचर होते हैं वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाने पर ही जोर देते हैं। और जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो लर्नर होते हैं इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी बच्चे होंगे वो अच्छे ढंग से सिचुएशन में डील कर पाएंगे, उनको यहाँ पर मौके दिए जाएंगे, अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसके कारण वो नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 8th क्वेश्चन है। लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, कि अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, आपको ये बताना है। कि पुशिंग द चिल्ड्रन हार्डर बाय यूजिंग पनिशमेंट, कि दंड के द्वारा बच्चों को कठोर कार्य के लिए ढकेल कर आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर आस्किंग द चिल्ड्रन टू डू अ लॉट ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि बच्चों को बहुत अधिक व्यायाम तथा अभ्यास को लिए कहकर, या फिर प्रेशराइजिंग द चिल्ड्रन टू स्पेंड लॉन्ग आवर ऑन स्टडिंग, कि आप बच्चों को क्या कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम क्या करेंगे, आप उन पर दबाव डालेंगे और पढ़ने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। तो मैं ही अगर आपको कह दूं कि भाई आपने 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो ये कैसा, अभी ये तो कोई हम कह नहीं ना सकते, वो तो इंटरेस्ट से बच्चा खुद ही पढ़ेगा, तो हम उन पर जोर भी नहीं डाल सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि कनेक्टिंग न्यू मटेरियल
कनेक्टिंग न्यू मटेरियल विद समथिंग दैट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज, कि जो बच्चा पहले से ही जानता है, आपने क्या करना है कि उन्हें पहले से ही जानता है, उन्हें नए तत्वों से जोड़ कर रखना है। तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो बिल्कुल ही सही आंसर होगा। कैसे सही होगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ नए चीज़ की बात कही जा रही है, बाकी के ऑप्शनों में कुछ नेगेटिव बात ही कही जा रही है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि परसुइंग द चिल्ड्रन हार्डर बाय, यहाँ पर पनिशमेंट की बात कही जा रही है, ठीक है, पनिशमेंट यहाँ पर हम देंगे नहीं बच्चों को। ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अभ्यास करवाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि आप उस पर प्रेशर डालेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज इनवाइज्ड बाय अ प्याजे एंड वाइगोट्स्की द टीचर। तो यहाँ पर प्याजे और वाइगोट्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक, तो आपको ये बताना है कि गिवन लॉन्ग लेक्चर ऑन वेरियस टॉपिक्स, को उनको लंबे लंबे लेक्चर दिए जाने चाहिए, विविध विषयों पर लंबे व्याख्यान देना चाहिए, या फिर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू एंगेज इन इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 टेक्स अ बैक सीट एंड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर पीछे की सीट पर बैठ जाता है और शिक्षार्थियों का परीक्षण करता है। तो आपको क्या लगता है ये होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 डिक्टेट द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, की पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा देता है। तो आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा होना चाहिए? आपको एक बार सोचना है और बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गलत ऑप्शन की, तो आपका जो 4th ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ये तो सीधा बोलकर ही इन्होंने जवाब थे वो लिखवा दिए। ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि आप सीधा क्या करेंगे, टेक्स अ बैक सीट एंड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, कि आप पीछे बैठ जाएंगे और बच्चों को देखते रहेंगे। तो ये भी कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप लंबे लंबे लेक्चर देंगे, तो यहाँ पर बच्चे को बस समझा देंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, आप उनको अवसर प्रदान करेंगे बच्चों को, कि एंगेज इन इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, की जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान है, वो खुद ही उनको सॉल्व करेंगे, आप उनमें उनकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही सही है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्याजे की थ्योरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द टीचर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन अ क्लासरूम, की टीचर का यहाँ पर बहुत ही अहम रोल होता है, कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। तो वो क्या होती है? यस, तो ये आपने बताना है कि इस स्टेटमेंट के बारे में क्या ये सही कहा गया या गलत कहा गया है, कि यस बिकॉज द चिल्ड्रन इज श्योर टू डेवलप कोग्निटिवली एज ही गोज अलॉन्ग द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट सजेस्टेड बाय द प्याजे, कि हाँ क्योंकि प्याजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चा स्वयं ही संज्ञात्मक रूप से विकसित होता है, कि वो अपने आप ही बच्चा होता है, वो विकसित हो जाता है। तो क्या आपको ये लगता है, या फिर कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नो बिकॉज द चिल्ड्रन, जो टीचर सपोर्ट्स एंड फैसिलिटेट द एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को सक्रिय खोजों में सहायता करता है। तो अगर हम बात करें प्याजे की, तो वो तो कहते थे कि भाई जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है ना, वो एक्टिव क्या कह सकते हैं कि एक्सप्लोरर तो वो होता है, और यहाँ पर एक्टिव एक्सप्लोरर की बात टीचर की कही जा रही है। तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ये भी नो कह रहा है, कि नो बिकॉज द टीचर नीड्स टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आल्सो, कि यहाँ पर प्रशासनिक कार्य होते हैं टीचर्स को करने के लिए, इसलिए यहाँ पर टीचर का कोई रोल नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि यस बिकॉज द चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट हिज ऑन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि जो यहाँ पर बच्चा है वो अपने ही विचारों को संरचना करता है। तो ये बात सही होगी कि फर्स्ट सही होगी? तो आपको ये तो पता होगा कि फर्स्ट या फिर 4th ऑप्शन में से ही कोई सही है। तो अगर मैं आपको सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल ही सही है। क्यों सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं सही है? क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यस बिकॉज द चिल्ड्रन इज श्योर टू डेवलप कॉग्निटिवली एज ही गोज अलॉन्ग द सीक्वेंसेज ऑफ डेवलपमेंट सजेस्टेड बाय प्याजे, तो बच्चे को पता है कि अब उसका कैसे विकास होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो उसी मार्ग पर चलते हुए स्वयं ही संज्ञात्मक रूप से विकसित होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होगा वो अपने जो भी एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी उसकी नॉलेज होती है वो उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हुए चलते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको इस सेशन में बहुत ही मजा आया होगा और यहाँ पर बहुत सारी आपको बातें होंगी वो सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आपने इसको लाइक कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना है। आपके यहाँ पर बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप बने होते हैं, आपके फेसबुक ग्रुप्स बने होते हैं, आपने इनमें उनको शेयर कर लेना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।